प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में आपने आलोचना का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आलोचक के गुण या आलोचक के कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत कक्षा में आपने जाना कि आलोचना का अंग्रेजी पर्याय क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मूल अर्थ क्रिटिज से निकलता है, जिसका अर्थ है निर्णय करना, छिद्रान्वेषण करना, सौंदर्य का मूल्यांकन करना आदि। क्रिटिसिज्म वह माध्यम है जो ललित कला और विशेषकर साहित्य कला के सौंदर्य और दोषों का निर्णय तथा उनका मूल्यांकन करता है। इस व्याख्या का यह अर्थ निकलता है कि समालोचक का कर्तव्य काव्य के गुण दोषों का विवेचन, जीवन के प्रति इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो समालोचना मौलिक कृति नहीं, यानी जो आलोचना होती है वो मौलिक कृति नहीं होती, प्रत्युत अनुकृति मात्र होती है, यानी मूल कृति की अनुकृति होती है। कवि के आधार पर देखी हुई चीज को ही दिखाना, अनुभव किए हुए भाव विचारों को अनुभव कराना है, परंतु वास्तविकता इससे दूर है। यह सत्य है कि समालोचना न्याय का विषय है, कल्पना का नहीं। इसमें तर्क की प्रधानता है, भाव की नहीं। इसमें मस्तिष्क पक्ष का अधिक आलम्बन लिया जाता है, हृदय पक्ष का कम, और इसके द्वारा सत्य का निरूपण किया जाता है। यहाँ एक बात निकल कर आती है कि आलोचना में हृदय पक्ष इतना प्रबल नहीं रहता जितना कि मस्तिष्क पक्ष, यानी तर्क की प्रधानता रहती है, भाव की प्रधानता कम रहती है। हृदय पक्ष का कम और इसके द्वारा सत्य का निरूपण किया जाता है, यानी उस सत्य के से तात्पर्य है कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है, संभावना का नहीं। अतः समालोचना शास्त्र विज्ञान की ओर अधिक झुकता है, यानी आलोचना है वो विज्ञान की ओर, तर्क की ओर अधिक झुकाव रखता है। तार्किकता और विश्लेषण को अपने अस्त्र बनाने के कारण यह कला से नाता तोड़ता हुआ विज्ञान से संबंध जोड़ता मालूम पड़ता है, यानी तार्किकता और विश्लेषण विज्ञान के आधारभूत स्तंभ हैं, और इन्हीं स्तंभों को आधार बनाकर आलोचक आलोचना, किसी ग्रंथ की आलोचना लिखता है या करता है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना है वह कला से नाता तोड़ती हुई विज्ञान की ओर बढ़ती है, यानी विज्ञान से नाता जोड़ती है और कला से तोड़ती है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित है उसकी ओर आलोचना बढ़ती है। यहाँ फिर भी यह कहा जा सकता है कि आलोचना
का पूर्ण संबंध विज्ञान से नहीं होता। समालोचना तो काल क्रिया की उपक्रिया है। कभी भाव प्रधान व्यक्ति होता है, अपने उद्देश्य से कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य, आलोचना किसी ग्रंथ की जाती है और किसी ग्रंथ को या काव्य को या साहित्य को कोई कवि या लेखक रचता है। उस कवि या लेखक में अपने समय की प्रतिछवि ध्वनित होती है। यानी समय या समाज की जो प्रतिछवि है वो उस कवि या लेखक में ध्वनित होती है। किसके माध्यम से? उस कृति के माध्यम से या कविता के माध्यम से, जब वह लिख रहा है। अपने उद्देश्य में कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। प्रसाद जी की कतिपय गूढ़ पंक्तियों का अर्थ जब एक मान्य विद्वान द्वारा स्पष्ट न हुआ तो उन्होंने स्वयं प्रसाद जी से ही इसका अर्थ पूछा। उस समय प्रसाद जी को कहना पड़ा था, भाई मैं भावोद्वेग में के समय मैं इन्हें लिख गया हूँ, अब मैं भी ठीक तरह से नहीं बता सकता, अब यह कार्य आप लोगों का है। यानी यहाँ यह बात एक स्पष्ट होती है कि जो कवि है वो भावोद्वेग लेखन के समय किस दशा में है, कैसी उसकी मनोस्थिति है, उस दशा में वह लिख जाता है। तत्पश्चात उससे उसका अर्थ पूछा जाए तो जैसा प्रसाद जी की स्थिति है वैसी ही हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि काव्य में अनेक गूढ़ स्थल होते हैं। गूढ़ स्थल से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि गूढ़ से यानी जिसका अर्थ बहुत ही खोज के उपरांत जाना जा सके, जिनका रहस्य साधारण पाठकों के बस की बात नहीं। यानी अब यहाँ यह बात और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि आलोचना है वो तर्क और विश्लेषण पर आधारित रहती है। यहाँ चर्चा चल रही थी गूढ़ स्थल की, कि कृति में कई ऐसी गूढ़ बातें होती हैं जिनका अर्थ या अभिप्राय साधारण पाठक नहीं समझ सकता। इसी संदर्भ में आगे अपन बात जारी रखते हैं कि उस गूढ़ स्थिति की अस्पष्टता से अध्ययन में बाधा पड़ती है, रसानुभूति में विघ्न पड़ने लग जाता है और पाठक झुंझलाने लगता है। यानी जब पाठक को अर्थ या अभिप्राय समझ में नहीं आता तो उसको जो कृति के पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसमें व्यवधान आता है और व्यवधान आने पर वह झुंझलाने लगता है। इसका अभिप्राय अपन ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे एक बालक है, उसको स्वादिष्ट व्यंजन दे दिया है परंतु उस व्यंजन की मात्रा कम है और उस बालक को पता नहीं है कि यह इतना सही है। जैसे ही वो स्वाद में खाने लगता है, जब उसको आनंद आने लगता है तभी वह व्यंजन समाप्त हो जाए तो उस बालक की क्या स्थिति होगी, वैसे ही यहाँ पाठक की स्थिति होती है। तो यहाँ जैसे ही पाठक को अर्थ समझ में नहीं आता है तो तभी वहाँ समालोचना या आलोचना शास्त्र काव्य के रहस्यों और उसकी गुत्थियों को सुलझाने का कार्य
अपने हाथों में लेता है। यानी वहाँ से समालोचक की भूमिका शुरू हो जाती है। इस दृष्टि से कि पाठक की रसानुभूति में बाधा न हो, देर की माथापच्ची के बाद भी जब अर्थ की गूढ़ता टस से मस नहीं होती और सहसा पाठक की दृष्टि समालोचना की उन पंक्तियों पर जा पड़ती जिनमें उनकी पोल खोल दी गई होती है। यानी पोल खोल दी देने का मतलब यानी उसका अर्थ अभिप्राय अच्छी तरह से व्याख्या सहित दिया गया हो, तो पाठक के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। यानी पाठक आनंदित हो जाता है कि उसको जो चाहिए था वह मिल गया। वह अपने को कवि पर जयी और आलोचक को अपना मित्र और गुरु मानने लगता है। अतः समालोचना का कर्तव्य पाठक की आनंदानुभूति स्थिर रखना होता है। यानी यहाँ क्या है कि पाठक की जो आनंदानुभूति है वो निरंतर बनी रहे, स्थिर रहे। यदि कविता का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा तो उससे वह शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा। जॉन ड्राइडन के मत के अनुसार काव्य का गर्भ है प्रसादन और प्रबोधन। अतः काव्य को सुबोध बनाकर समालोचना शास्त्र प्रसादन के साथ साथ कला के दूसरे ध्येय प्रबोधन को भी आत्मसात कर लेता है। अतः समालोचना कला है। इस प्रकार समालोचना में मनन की प्रधानता होती है, फिर भी काव्य का प्रतिपाद्य हृदय होता है। नहीं, यानी कि हृदय तक ही उसकी पहुंच होनी चाहिए। काव्य की गुत्थियों को सुलझाते हुए समालोचना द्वारा हृदय पक्ष का कभी परित्याग नहीं होता। यानी हृदय पक्ष की प्रधानता अनवरत उसमें रहनी चाहिए। हृदय के साथ साथ ही उसकी गति होती है। अतः समालोचना शास्त्र स्वरूप से विज्ञान है, आत्मा से कला। यानी यहाँ एक चीज़ निकल के आती है कि यानी समालोचना शास्त्र है वो स्वरूप से विज्ञान है और आत्मा से कला है। यह दोनों का मध्यम मार्ग है। तार्किक और विश्लेषणात्मक होने के नाते यह विज्ञान का अंग बन जाता है, परंतु आनंद और ज्ञान में संयोजक होने के नाते तथा हृदय पक्ष को साथ साथ रखने के कारण यह कला का अंश है। समालोचना विज्ञान और कला का अद्भुत समन्वय है। अतः विज्ञान के नाते आलोचक पारखी है और कला के नाते सृष्टा। इस प्रकार आलोचना क्या है, उसका कार्य क्या है, यह आप बखूबी समझ गए होंगे। अब हम आलोचक के गुण पर आते हैं। आलोचक में सर्वप्रथम सहृदयता होनी चाहिए। सहृदयता निषेधात्मक और योगात्मक दोनों ही रूप में आवश्यक है। आलोचक में कृति और उसकी कृति के प्रति पूर्वाग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। यानी कृति यानी जो लेखक है, जो कृतिकार है, और कृति दूसरी कृति से तात्पर्य रचना। द्वेष, ईर्ष्या आदि से उसे रहित होना चाहिए। इन निषेधात्मक विशेषताओं के साथ साथ उसे कृति में व्याप्त गुणों पर रीझने की शक्ति होनी चाहिए।
यानी रचना में जो गुण हैं उन पर आलोचक रीझे भी, यानी उनसे आकर्षित भी हो। कवि की अंतरात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की संवेदना सहृदयता का मुख्य अंग है। यानी कहने का तात्पर्य, कवि किस स्थिति में, किस मनोदशा में उसने वह काव्य रचा है, उस दशा का भी आलोचक को ज्ञान होना चाहिए। यानी उसकी, कवि के हृदय के साथ साथ आलोचक के हृदय का तादात्म्य भी होना चाहिए, यानी एकाकार स्थापित होना चाहिए। मुक्त हृदय से काव्य कृति में तन्मय होकर गुणों पर रीझता हुआ आलोचक अपनी आलोचना प्रस्तुत कर सके, वह सहृदय आलोचक है। दूसरा गुण, यह गुण है विस्तृत ज्ञान। यानी आलोचक का ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। यदि आलोचक को आलोच्य विषय तथा लोक और शास्त्र का व्यापक एवं सूक्ष्म ज्ञान न होगा तो वह वर्ण विषय की बारीकियों को समझ ही नहीं पाएगा। उसमें गुण दोष निकालना तो दूर की बात है। यानी आलोचक को लोक और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ विषय का ज्ञाता भी होना चाहिए। उसका इतिहास, दर्शन, काव्यशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विस्तृत ज्ञान ही उसे आलोचना की विविध भूमियां प्रदान कर सकता है। कृति की विशेषताओं का विवेचन करने में सहायक हो सकता है। यानी काव्यशास्त्र का ज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान और दर्शन का ज्ञान उसे आलोचना करने में सहायता प्रदान करता है। यानी किसी कृति की आलोचना करते समय इन विषयों का ज्ञान उसे जरूरी होना चाहिए। इनके बिना वह पूर्णतया या निष्कर्षतः आलोचना नहीं कर सकता। यानी सत्य का अन्वेषण वो नहीं कर पाएगा। विस्तृत, सूक्ष्म एवं गंभीर ज्ञान से ही हीन पल्लवग्राही आलोचना न तो कवि और न उसकी कृति के लिए ही महत्व की है और न समाज के ही कोई हित कर सकती है। यानी जब तक आलोचक विस्तृत ज्ञान, सूक्ष्म और गंभीर ज्ञान से युक्त नहीं होगा, तब तक वह कृति और उसके निर्माता या सर्जक का पूर्णतया मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। और जब यह ज्ञान नहीं होगा तो समाज को भी उसका इच्छित फल नहीं मिल पाएगा। आलोचक का तीसरा गुण है निष्पक्षता। सहृदयता के साथ साथ आलोचक को निष्पक्ष भी होना चाहिए। निष्पक्षता के मेल के बिना आलोचक किसी कृति की आलोचना में न्याय नहीं कर सकता। परिचितों और आत्मीयों की कृति में उसे गुण ही गुण दिखलाई देंगे। यानी परिचित, यानी जो आलोचक है वह भी समाज का ही प्राणी है और उसी समाज का प्राणी कवि है या लेखक है। तो समाज के प्राणी के नाते अगर वह ज़्यादा भावुक हुआ और निष्पक्ष नहीं हुआ तो वह कृति में दोष देख ही नहीं पाएगा, उसे गुण ही गुण दिखलाई देंगे। जिस प्रकार आलोचक कृति में दोष कम दिखाई देंगे
और गुण अधिक दिखाई देंगे। अन्यों की कृतियों में दोष अधिक दिखलाएंगे और गुण कम, यानी वहाँ पक्षपात की स्थिति सामने आती है। इस प्रकार पक्षपात आलोचक का बहुत बड़ा दोष है। आलोचक को न्यायाधीश के समान नीरक्षीर विवेकी होना चाहिए। आलोचक का यह गुण उसकी सूक्ष्म बुद्धि, चरित्र दोनों से ही संबंध रखता है। इसके अतिरिक्त आलोचक को व्यक्तिगत कृतियों की आलोचना के साथ समय समय पर सामूहिक रूप से साहित्य को प्रेरित करने वाले विचार प्रकट करने चाहिए। यह आलोचक के लिए आवश्यक, उदात्त, सामाजिक और कलात्मक दृष्टि से भी संवेदना रखने वाला गुण है। इस दृष्टि के साथ युग की बदलती चेतना की भी संवेदना होनी चाहिए, जिससे वह प्राचीन अथवा नवीन कलाकृतियों की युगानुकूल व्याख्या कर सके। उपर्युक्त सभी गुणों से संपन्न होकर ही आलोचक अपने त्रिमुखी उत्तरदायित्व को निभा सकता है। अभी मैं चर्चा कर रहा था आलोचक के तिहरे दायित्व की। यहाँ 3 दायित्व कौन कौन से हैं वो आपको बताना चाहूँगा कि आलोचक को भावक भी कहा जाता है। इसका पहला दायित्व कवि या लेखक के प्रति होता है, यानी जिस कवि ने कोई रचना सृजित की या रची उसके प्रति पहला दायित्व है। दूसरा दायित्व है कृति के प्रति, कृति यानी रचना के प्रति। और तीसरा है समाज के प्रति, कि कवि ने क्या रचा है उसे समाज के सामने रखे। कवि और लेखक का वह प्रेरक और मार्गदर्शक है। कृति के गुणों का विज्ञापन और दोषों का विवेचन और दिग्दर्शन करा के उसका महत्व प्रकट करना उसका प्रमुख कार्य है। यानी कवि या लेखक को वो प्रेरणा प्रदान करता है, उसका मार्ग प्रदर्शन करता है कि यह आपका कार्य अच्छा है और यह कार्य आपका अच्छा नहीं है। कृति के प्रति, कृति में जो गुण हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उपयोगी चीज़ें हैं, वो उनको बताता है, दर्शाता है। और जो दोष हैं, जो खामियां हैं, उनको दिखाता है कि यह कमी यहाँ रह गई है, अगर ऐसा किया जाता तो ऐसा अच्छा होता। यानी दोषों का विवेचन करते हैं और दिग्दर्शन करा के उसके महत्व को प्रकट करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो यह और भी अच्छा संदेश समाज में दे पाता। और समाज को कृति और कवि के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराना, सत्कृतियों के पठन की प्रेरणा जागृत करना, यानी कवि और उसकी रचना से समाज को उसके अध्ययन में रुचि जगाना, समाज में पाठन के प्रति या अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। जैसे हम आजकल नैतिक शिक्षा की ओर जोर देते हैं, विवेकानंद पर, विवेकानंद की शिक्षाओं पर, विवेकानंद के योगदान पर जोर देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की कार्यशैली पर हम उदाहरण देते रहते हैं। तो यह आलोचक का यही कार्य है कि आप ऐसा करें, ऐसा नहीं करें।
सत्कृतियों के पठन की प्रेरणा जागृत करना। अच्छी कृतियां हैं, जो सही कृतियां नहीं है, जिनमें दोष ज़्यादा भरे हुए हैं, उनको नहीं पढ़ें। यानी आलोचक का यह दायित्व है कि पाठकों को नीरछीर विवेकी बनाए, यानी दूध में से पानी को भी अलग करने की प्रवृत्ति जगाएं। उनके लेखकों के प्रति सम्मान भाव जगाएं, उनका सर्वप्रधान उत्तरदायित्व है। इन तीनों ही प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए आलोचक में गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। जिन गुणों की अभी मैंने बात की थी कि सहृदयता, निष्पक्षता और विषय का ज्ञान। अगर और भी अपन गहराई में जाना चाहें तो काव्य की आत्मा में प्रवेश करने वाला, यानी आलोचक का सबसे प्रधान गुण है कवि या काव्य की आत्मा में प्रवेश करने की उसमें क्षमता हो। उपयुक्त पंक्तियों का यही आशय है कि भावभंगी, मुद्रा और तन्मयता के साथ कवि ने अपने काव्य की रचना की थी। उसमें प्रवेश कर जाने वाला पाठक ही उस कवि का सच्चा आलोचक हो सकता है। संपूर्ण काव्य का अध्ययन न करने से कवि या लेखक को परखने में त्रुटि हो सकती है। यानी पहले ही अगर बिना पढ़े ही अपन यह देख लें और यह धारणा बना लें कि यह अच्छा लिखता है, यह बुरा लिखता है, तो यह धारणा निरर्थक है जब तक कि उसके काव्य को, उसकी रचना को पूर्णतया पढ़ा ना जाए। इस प्रकार आप आलोचक की गुणों को परख सकते हैं और आलोचकों के गुणों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आलोचक के क्या दायित्व हैं, किस प्रकार आलोचक अपनी आलोचना के माध्यम से पाठक की सहायता करता है, समाज में चेतना जागृत करता है। यह अभी मैंने आलोचक के 3 दायित्वों की चर्चा की, उसमें यह स्पष्ट हो गया। आज इतना ही, धन्यवाद।